आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, उमा यूट्यूब चैनल पर, उमा लिटरेचर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मेरे। तो अभी हम प्रतिहार वंश की श्रृंखला पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने वत्सराज को पढ़ा और अभी हम तीसरे शासक नागभट्ट द्वितीय को आज देखेंगे। ये हमारे भारतवर्ष के अत्यंत वीर शासक थे। इनका शासनकाल 800 ईस्वी से 833 ईस्वी, अर्थात 33 वर्ष तक नागभट्ट द्वितीय ने राज्य किया। हम देखेंगे कि ये अवंती के मालवा क्षेत्र के, जिसमें जिनकी राजधानी अवंती थी, जिसको आजकल हम लोग लगभग उज्जैन के नाम से जानते हैं, वही क्षेत्र है जहां पर इनके पूर्वजों का शासन था। वत्सराज तक इनका शासन मालवा में ही रहा। नागभट्ट द्वितीय ऐसा शासन था, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, कि कन्नौज एक ऐसा क्षेत्र था जो आर्थिक, राजनीतिक सभी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जिस पर गौर नरेश बंगाल के शासक की भी नजर पड़ी हुई थी और मालवा के शासक भी चाहते थे कि हमारा वहां पर कब्जा हो जाए, और दक्षिण से राष्ट्रकूट शासक भी समय समय पर इन लोगों से लोहा लेने के लिए आते रहे। तो एक त्रिकोण का निर्माण होता है, त्रिकोणात्मक संघर्ष जारी हो जाता है यहाँ से। तो अभी हम देखेंगे कि नागभट्ट ने किस प्रकार कन्नौज को अपने अधीन किया। तो नागभट्ट के बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं, जिससे उसकी वीरता या विजयों के बारे में हमको जानकारी होती है। तो इनके अभिलेख हैं, सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख के अतिरिक्त है माने अभिलेख और संजन ताम्रपत्र, राष्ट्रकूटों का है। यहाँ पर भी नागभट्ट के बारे में कहा गया है। संजन ताम्रपत्र लेख, जोधपुर शिलालेख और बड़ौदा ताम्रपत्र, बकुला शिलालेख, ये भी जोधपुर में ही है, बकुला शिलालेख, और एक ग्रंथ है बप्प भट्ट चरित। तो इन सबसे हमको नागभट्ट द्वितीय के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, जिससे कि हम प्रतिहार वंश के इस शासक के विषय में अच्छे से जान पाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर उसके जीवन को हम, उसके संघर्षों को हम देखते हैं कैसे। नंबर 1, राष्ट्रकूटों पर विजय उसने प्राप्त की। दूसरा, कन्नौज पर विजय, कन्नौज की विजय भी उसने की, जिस कन्नौज के लिए संघर्ष चल रहा है त्रिकोणात्मक, उस पर भी विजय की। तीसरा, बंग नरेश धर्मपाल पर विजय, वही धर्मपाल जिसने इसके पिता वत्सराज को हरा दिया था। तो और नरेश धर्मपाल पर विजय, और अब इनका साम्राज्य विस्तार भी यहाँ से होता है। साम्राज्य विस्तार के चरणों में या साम्राज्य विस्तार के दौरान इसने मुसलमानों पर भी विजय प्राप्त की। आपको बता दें कि इसी समय हमारे देश पर मुस्लिम आक्रमण प्रारंभ हो गए थे और चाहमान शासकों पर भी इससे विजय प्राप्त हुई। तो अभी हम देखते हैं उनको। वत्सराज की जब मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो उसकी रानी सुंदरी देवी, इनकी माता का नाम सुंदरी देवी था, इनसे उत्पन्न पुत्र नागभट्ट द्वितीय हुए और जो इस राज्य के उत्तराधिकारी हुए यहाँ पर। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय बड़ा ही साहसी शासक था और ग्वालियर प्रशस्ति में लिखा है कि नागभट्ट ने आनर्त, मालवा, किरात, तुरुष्क, वत्स, मत्स्य के राजाओं के गिरि दुर्गों पर हठात अधिकार कर लिया। यानी इतना वो वीर था और उसके इतिहास पर प्रकाश डालने वाले अभिलेखों को हम आपको ये बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रकूटों पर इनकी विजय देखते हैं। पहले इस पॉइंट्स को देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश प्रतिहार वंश का पुराना शत्रु था। नागभट्ट द्वितीय ने उसके साथ युद्ध किया। वत्सराज के साथ राष्ट्रकूट ध्रुव ने युद्ध करके वत्सराज को राजस्थान में भागने को, मरु देश में भागने को विवश कर दिया था। ये हम सब जान चुके हैं। तो यहाँ पर इनका युद्ध हुआ। उसने राधनपुर ताम्रपत्रों के आधार पर, जो इनके राष्ट्रकूटों के जो का अभिलेख है राधनपुर ताम्रपत्र, इसके आधार पर लगभग 807 ईस्वी में उसने राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से युद्ध किया। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने गोविंद तृतीय से युद्ध किया। इसमें नागभट्ट को सफलता नहीं मिली और नागभट्ट को हराकर गोविंद तृतीय ने धर्मपाल से संधि कर ली। नागभट्ट को हराया पहले गोविंद तृतीय ने, जो राष्ट्रकूट शासक था। उसके बाद उसने बंगाल के शासक धर्मपाल से संधि कर ली और मध्य भारत के विस्तृत क्षेत्र पर अपना शासन जमा लिया। परंतु अब शासन तो जमा लिया,
परंतु शीघ्र ही राष्ट्रकूटों के यहाँ गृह युद्ध होने लगे। तो गृह युद्ध होने के कारण उसको वापस जाना पड़ा, जिससे कन्नौज वगैरह या जो क्षेत्र था मध्य भारत का, ये सब राष्ट्रकूटों से पुनः छूट गया। और अब नागभट्ट ने दोबारा प्रयास किया और क्या किया, कन्नौज विजय की। नागभट्ट द्वितीय ने गोविंद तृतीय की इस परेशानी से लाभ उठाते हुए अपनी खोई हुई शक्ति को केंद्रित करके कन्नौज पर आक्रमण किया। और कन्नौज के राजा हम जानते हैं कि इंद्रायुध को हटाकर उसके धर्मपाल ने चक्रायुध को बैठा दिया था। तो अब उसने चक्रायुध को परास्त करके नागभट्ट ने कन्नौज को किसी आयुध वंश के राजा को नहीं बिठाया वहां पर, बल्कि स्वयं ही वहां पर अपनी राजधानी स्थापित कर ली। वो खुद वही राजगद्दी पर बैठ गया। मालवा अवंती को छोड़कर कन्नौज की राजगद्दी पर नागभट्ट द्वितीय प्रथम बार स्वयं बैठा और इसके पश्चात बहुत समय तक प्रतिहारों का शासन कन्नौज पर बराबर बना रहा। देखते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ कन्नौज नामक पुस्तक में डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी ने इस बात का जिक्र भी किया है। अब बंग नरेश धर्मपाल पर विजय। हम जानते हैं कि बंग नरेश धर्मपाल ने इसके पिता वत्सराज को हराया था, तो अब इसको अपने पिता का बदला लेना ही था। कन्नौज का राजा चक्रायुध धर्मपाल द्वारा संरक्षित था और चक्रायुध की पराजय सुनकर कदाचित धर्मपाल ने नागभट्ट से लोहा लेना चाहा। उसने जब देखा कि चक्रायुध को उतारकर नागभट्ट स्वयं कन्नौज की राजगद्दी पर बैठ गया है, तो बंग नरेश को दिमाग में ये बात आई उसके मस्तिष्क में कि मुझे इससे युद्ध करना चाहिए, लोहा लेना चाहा। अब ग्वालियर, लेकिन वो गया युद्ध करने के लिए, लेकिन उसे नागभट्ट के हाथों मुंह की खानी पड़ी, अर्थात पराजित हुआ। कौन? बंग नरेश पराजित हुआ। नागभट्ट की यहाँ पर विजय होती है। और ग्वालियर अभिलेख, जिसका सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है, ग्वालियर अभिलेख इस बात का साक्षी है, ऐसा माना जाता है। जोधपुर अभिलेख से भी ज्ञात होता है कि बाऊ के पिता कक्क ने मुदगिर में गौड़ों से युद्ध किया था। अब कक्क कौन था? बाऊ का पिता कक्क, जो इन्हीं के प्राचीन वंशों से संबंधित थे और नागभट्ट के सामंत के रूप में उसने गौर नरेश धर्मपाल पर विजय प्राप्त की थी। जो राजपूताना में शासन कर रहा था कक्क, और वहां से अपनी सेना लेकर आया नागभट्ट की हेल्प की और बंग नरेश पर आक्रमण करके उसको परास्त करवाया। और बड़ौदा अभिलेख और चाटसी अभिलेखों से भी नागभट्ट की विजयों की जानकारी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो अब इसमें कहा जा सकता है और भी बहुत कुछ यहाँ पर। तो यहीं पे धर्मपाल पर विजय के बाद वह साम्राज्य विस्तार की सोचता है, अपने साम्राज्य को और बढ़ाने के लिए नागभट्ट द्वितीय प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति में लिखा हुआ क्या लिखा है कि यत्रांध्र सैंधव विदर्भ कलिंग भूपाय कुमार धामाग्नि पतंग समयर पाती। इसका अर्थ होता है कि आंध्र, सिंधु, विदर्भ और कलिंग के सम्राट वैसे ही उसकी शरण में आ गिरे जैसे पतंगे अग्नि में आ गिरते हैं। अर्थात नागभट्ट एक चमकता हुआ सितारे के रूप में भारतवर्ष के राजाओं में एक दिखाई पड़ता है, क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर दिखाते हैं कि देखिए इस तरह हम कह सकते हैं उसके साम्राज्य विस्तार में कि नागभट्ट के साम्राज्य में राजपूताना का एक भाग तो पहले से ही सम्मिलित था। राजपूताना का एक भाग, आधुनिक उत्तर प्रदेश और मध्य भारत का एक विस्तृत भूभाग, कदाचित उत्तरी काठियावाड़ और शाम्बी और उससे मिला हुआ क्षेत्र उसके राज्य की दक्षिणी सीमा थी नागभट्ट की। तो हमारे आसपास का सारा क्षेत्र, इसके उत्तर प्रदेश और गंगा और कन्नौज के आसपास का सारा क्षेत्र, राजपूताना और कुछ काठियावाड़ अर्थात कुछ गुजरात का, इतना विस्तृत साम्राज्य उसका हो गया था। अब उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि उसने तुर्कों अर्थात मुसलमानों को भी पराजित किया था। ग्वालियर अभिलेख में तुर्कों की पराजय का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। प्रबंध कोश नामक ग्रंथ में लिखा है कि सुल्तान बेग वारिस अथवा बशर ने प्रतिहार साम्राज्य के पश्चिमी भाग पर आक्रमण करके अपने अधीन करना चाहा था, परंतु नागभट्ट ने अपने सामंत गोविंद राज की सहायता से उसे खदेड़ दिया। अर्थात तुर्क या मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे वो कहाँ थे? पश्चिम से, अर्थात राजपूताना क्षेत्र से या काठियावाड़ क्षेत्र से आक्रमण करते थे, समुद्र के किनारे से, जहां पर उसने उनको वापस खदेड़ दिया और भारत में घुसने नहीं दिया। चाहमानों पर विजय। पृथ्वीराज विजय नामक एक ग्रंथ है जहां पर लिखा हुआ है कि कन्नौज नरेश के साथ चाहवान गुवक
प्रथम ने, चामान नरेश गुवक प्रथम ने अपनी भगिनी का विवाह किया था। भगिनी अर्थात अपनी बहन का विवाह किया था। गुवक प्रथम का समकालीन नागभट्ट द्वितीय ही था। अतः यह विवाह अवश्य ही नागभट्ट द्वितीय से ही संपन्न हुआ होगा और गुवक की प्रथम की बहन का नाम कलावती था। ठीक है। अब यहाँ पे एक और अभिलेख हमको मिलता है विग्रहराज के 973 ईस्वी के हर्ष प्रस्तर अभिलेख के अनुसार उसके पूर्वज गुवक प्रथम ने नागावलोक किसके लिए कहा गया? नागभट्ट को, के दरबार में यश प्राप्त किया था। अर्थात चामान नरेश उसके सामने जरूर सिर झुकाते हैं, तभी उसने अपनी बहन का वहां पर विवाह भी किया और यश भी प्राप्त किया। इन साक्ष्यों से निष्कर्ष निकलता है कि शाकंभरी के चामान नागभट्ट की सत्ता को स्वीकार करते थे। और चंद्रप्रभ सूर्य जैन लेखक हैं जिनके द्वारा रचित एक ग्रंथ है प्रभावक चरित्र, उसके अनुसार राजा आम, उसने नागभट्ट द्वितीय को राजा आम कहा है, ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और संवत 890 अर्थात 833 ईस्वी में गंगा के पवित्र जल में डूबकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में मोक्ष का कारण होता था। जब वृद्ध हो जाते थे लोग, संन्यास आश्रम को धारण कर लेते थे, तो लोग गंगा के जल में डूबकर अपने प्राणों का त्याग करते देखे गए हैं। कई राजा प्राचीन भारत में से देखे गए हैं। तो ये प्रतिहार वंश के तो राजा समाप्त होते हैं। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो अवश्य ही लाइक करिए और देखिए और इससे लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।